आरएलसी सर्किट हम लोगों ने पढ़ लिया। पोटेंशियल कैसे पता लगाया जाता है अलग अलग एलिमेंट्स पर, इसके बारे में भी हमने डिस्कशन कर लिया, है ना। पोटेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने आपको डीपीपी में दिए हैं, कुछ बच्चों ने प्रॉब्लम्स पूछी थी, तो एक दो एडिशनल प्रॉब्लम्स हैं जो मैं यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ। एक जो बहुत सारे बच्चों ने प्रॉब्लम पूछी है, it is found that potential at resistance is 10 volt, ठीक है। Now if XC is removed, and the supply remains same, find out the potential at resistance now। ये दे रखा है आपको 10 ओम और ये भी दे रखा है 10 ओम। तो सॉल्यूशन करें इसको हम। इसमें लिखा है पहले कि सप्लाई 10 वोल्ट की है और रेजिस्टेंस पर भी पोटेंशियल 10 वोल्ट ही है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो जानकारी आपको दी गई है फर्स्ट केस में नेट वोल्टेज आपको 10 वोल्ट दिया है सप्लाई, और रेजिस्टेंस पर पोटेंशियल भी आपको 10 वोल्ट दिया है। आप जानते हैं वी आर बराबर होता है आई इंटू आर, तो आई बराबर होगा वी आर बाई आर। ये 10 वोल्ट दिया है, रेजिस्टेंस 10 ओम, इसका मतलब 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। वी एल हो जाएगा आई एक्स एल, है ना। करंट होगी 1 एम्पियर और एक्स एल आपको 10 ओम दिया है, तो ये भी 10 वोल्ट हो गया। V इक्वल टू अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी होल स्क्वायर होता है। वैल्यू रखें आप, V की जगह 10, वी आर की जगह 10 और वी एल की जगह भी 10, तो ये आ जाएगा 10। वी आर की जगह 10 होगा, प्लस वी एल माइनस वी सी होल स्क्वायर। आप ये अंडर रूट हटाएंगे तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, 10 स्क्वायर कट जाएगा, यानी वी एल माइनस वी सी बराबर 0। तो वी एल बराबर वी सी, वी एल पर 10 वोल्ट था तो वी सी पर भी 10 वोल्ट था। तो ये पहला केस हो गया, ठीक है ना। जब आपने वी एल देखा था आई इंटू एक्स एल, तो ये 10 वोल्ट आया था। एक्स एल भी आपको कितना दे रखा था, 10 ओम। वी आर भी आपको दे रखा था 10 वोल्ट और रेजिस्टेंस भी कितना दे रखा था, 10 ओम। अब नाउ आपने सी को हटा दिया, सी को हटा दिया तो अब सर्किट में रह जाएगा आर और एल। क्वेश्चन में कहा गया है कि सप्लाई वही रखी गई है,
यानी सप्लाई अभी भी 10 वोल्ट ही है। ये 10 ओम है और ये भी 10 ओम है। तो अब RL सर्किट बन गया है। तो RL सर्किट में आप पहले इम्पीडेंस पता लगाएं। R की जगह 10, XL की जगह 10, तो Z आ जाएगा 10√2। आप कहेंगे ये क्यों पता लगाया? ताकि हम करंट पता लगाएं। तो IRMS आ जाएगा ERMS बाय Z। तो बस आपको VR मिल जाएगा। VR इक्वल टू I इंटू आर, आई की जगह 1/√2, तो ये हो जाएगा 10/√2 वोल्ट। यानी अब रेजिस्टेंस पर पोटेंशियल 10/√2 वोल्ट हो जाएगा, जो पहले था 10 वोल्ट। क्वेश्चन को दोबारा समझिएगा, दोबारा देखिएगा, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम और RLC सर्किट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे हम, रेजोनेंस। In RLC series circuit, when XL इक्वल टू XC, वो सर्किट जब इसमें XL और XC बराबर हो जाते हैं, द सर्किट इज कॉल्ड इन रेजोनेंस। यानी कि XL और XC जब सर्किट में आपको बराबर दिखें, आप जब XL की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो XL आता है ओमेगा L और XC होता है 1/ωc। कैलकुलेट करने के बाद में अगर XL और XC आपको दोनों बराबर मिलते हैं तो आप बोल देंगे इसका मतलब ये सर्किट रेजोनेंस का सर्किट है। रेजोनेंस की कंडीशन तो ये है ही, तो सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन रेजोनेंस की यही है कि XL और XC बराबर होने चाहिए। क्वेश्चंस जो आते हैं वो रेजोनेंस की प्रॉपर्टीज पर आते हैं कि जब सर्किट रेजोनेंस में होगा तो उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रेजोनेंट सर्किट। देखिए, सर्किट में मैंने आपको शुरू से बताया, एसी सर्किट के अंदर RLC जब सर्किट होता है तो इस सर्किट के अंदर ये वाला पार्ट रेजिस्टिव कहलाता है, जिसमें R होता है, और इसका जो दूसरा पार्ट होता है जिसमें L और C आता है, ये पार्ट कहलाता है रिएक्टिव। तो ये इसका रेजिस्टिव पार्ट है। रेजिस्टिव पार्ट में आपको सिर्फ रेजिस्टेंस दिखाई देगा, बाकी XL और XC मिलाकर के इन दोनों को मिलाएंगे तो इस पूरे पार्ट को कहा जाता है रिएक्टिव। रेजिस्टेंस और रिएक्टिव मिलकर के बनाते हैं इम्पीडेंस। रिएक्टिव पार्ट जो होता है ये सर्किट में जब आता है तो E और I में फेज डिफरेंस प्रोड्यूस होता है, क्योंकि आप जानते हैं सर्किट में जब रेजिस्टेंस होता है तो E और I दोनों एक ही फेज में रहते हैं।
रिएक्टिव पार्ट में ये जो दो पार्ट आपको दिखते हैं XL और XC, इन दोनों का बिहेवियर एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होता है। शुरू से आप जानते आए हैं कि कैपेसिटेंस के अंदर करंट लीड करती है और इंडक्टेंस के अंदर करंट लैग करती है। तो एक करंट को लीड करवाता है और एक करंट को लैग करवाता है, तो इन दोनों का बिहेवियर एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होता है। सर्किट के अंदर अगर आप RLC सर्किट को ध्यान से समझते हैं तो देखिए, जैसे ये सर्किट है यहाँ पर, तो इस सर्किट में आपको दिख रहा है कि केवल रेजिस्टेंस है। इसका मतलब E और I दोनों सेम फेज में होंगे। E और I दोनों सेम फेज में होंगे, तो आप चाहें तो E और I को बनाएं कहीं पर भी, तो किसी भी इंस्टेंट पर आपको E और I दोनों सेम फेज में दिखाई देंगे, क्योंकि सर्किट में केवल रेजिस्टेंस लगा है। तो E और I दोनों सेम फेज में होंगे। अब इस सर्किट के अंदर आपने जब इसके साथ में C लगा दिया, तो अब क्योंकि रेजिस्टेंस भी आ गया है और रेजिस्टेंस के साथ में इंडक्टेंस कैपेसिटेंस आ गया है, अगर रेजिस्टेंस हट जाता तो ये 90 डिग्री पर करंट को लीड करवा देता, लेकिन XC की वजह से अब करंट लीड करने लगेगी। तो अब E और I में फेज डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाएगा। मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर E तो बिल्कुल वहीं का वहीं है जहाँ पहले था किसी भी इंस्टेंट पर, लेकिन अब करंट जो होगी वो आपको लीड करती हुई दिखाई देगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़ जाएगी। कितने एंगल से आगे बढ़ जाएगी? 5 एंगल से। इसके आगे बढ़ने का इफेक्ट क्यों आया है? क्योंकि आपने रिएक्टेंस लगाया है। कौन सा रिएक्टेंस लगाया है? XC। और ये tan phi कितना एंगल होगा? ये भी आ जाएगा XC/R से। तो इतने डिग्री से ये करंट इसमें लीड कर जाएगी, है ना। आप कहेंगे सर ये तो करंट आगे चलेगी, अब क्या करें? तो करंट आगे चली गई तो अब हमारे पास में इलाज ये है कि हम इसके साथ में अब इंडक्टेंस लगा दें। अब ये सर्किट तीनों एलिमेंट्स का बन गया है, ठीक है ना। तो ये करंट को सेम फेज में रख रहा था, ये करंट को लीड करवा रहा था और ये करंट को पीछे लैग करवाएगा। अगर XL छोटा है अभी भी, XC बड़ा है, आपने XL लगा तो दिया, तो XL क्या करेगा? XL करंट को पीछे लाएगा और XC करंट को आगे ले जाएगा। ये करंट को आगे ले जाएगा। दोनों में से जो बड़ा है उसकी बात मानी जाएगी। तो अगर हम कंपैरिजन करें ऊपर वाले सर्किट से, तो इस सर्किट के अंदर अगर आप E और I को देखेंगे, है ना, तो E जैसे मान लीजिए कि अभी भी इस तरफ ही है किसी इंस्टेंट पर, लेकिन करंट जो पहले आगे थी अब वो उतनी आगे नहीं रहेगी, करंट थोड़ा सा पीछे आ जाएगी। और ये करंट पीछे क्यों आई है? क्योंकि आपने L लगा दिया है। तो C ने करंट को आगे भेजा XC की वजह से, और XL ने करंट को वापस क्या किया? पीछे भेज दिया। तो आप कहेंगे सर अगर ये XL और बड़ा होता तो करंट को और पीछे ले जाता। हाँ, तो बिल्कुल सही है। वही हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि इन दोनों का बिहेवियर एक दूसरे के ठीक अपोजिट होता है। C करंट को आगे ले जाता है तो L करंट को पीछे ले जाता है, यानी दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। अब रेजोनेंस में दोनों बराबर होते हैं, इसका मतलब ना करंट आगे जाएगी ना फिर पीछे जाएगी। तो यहाँ से हम रेजोनेंस की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं।
तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि इन रेजोनेंस एक्स एल इक्वल टू एक्स सी। रेजोनेंस पर नंबर 1 एक्स एल और एक्स सी दोनों बराबर होते हैं। इसका मतलब सर्किट का नेट रिएक्टेंस 0 हो जाता है, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस आना चाहिए, अपोजिट है इसलिए। सर्किट में रिएक्टेंस 0 हो जाता है, इसका मतलब सर्किट में केवल रेजिस्टेंस रह जाता है, तो सर्किट इज कॉल्ड रेजिस्टिव। तीनों होने के बाद भी सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस का ही इफेक्ट रहता है, इसलिए इसको हम रेजिस्टिव कहते हैं। रेजिस्टिव होने का मतलब ये है कि अब E और I दोनों सेम फेज में होंगे। ठीक है ना। XL और XC का इफेक्ट इक्वल और अपोजिट होगा। इसका मतलब यह है कि अगर ये करंट को लीड करवाता 60 डिग्री से, तो ये करंट को लैग करवाएगी 60 डिग्री से, ताकि ना करंट 60 डिग्री आगे जा पाए ना 60 डिग्री पीछे रहे, और E और I दोनों सेम फेज में रहें। ठीक है ना। अगर हम पैरामीटर्स की बात करते हैं रेजोनेंस पर, सर्किट के पैरामीटर्स क्या क्या होंगे, तो सबसे पहली बात करते हैं हम इम्पीडेंस की। इम्पीडेंस, अगर ये जनरल RLC सर्किट होता है अब तो आप इस बात को जान चुके होंगे कि जनरल RLC सर्किट में इम्पीडेंस होता है अंडर रूट R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। लेकिन रेजोनेंस पर क्योंकि XL और XC दोनों बराबर थे, तो Z की वैल्यू मिनिमम होती है और वो रेजिस्टेंस के बराबर होती है, यानी कि एट रेजोनेंस इम्पीडेंस इज मिनिमम विच इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। At resonance, Z is minimum and its value is equal to resistance। सरल हो गया सर्किट। नंबर 2, करंट की अगर बात करें आप, तो जनरल सर्किट में करंट होता है ERMS बाय Z, लेकिन रेजोनेंस पर क्योंकि Z मिनिमम है, जिसकी वैल्यू R के बराबर है, इसका मतलब करंट मैक्सिमम हो जाएगी और वो होगी ERMS बाय R। It means at resonance current is maximum। और ये मैक्सिमम करंट ERMS बाय R के बराबर होती है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन सभी बातों को, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। करंट, इम्पीडेंस, ठीक है। तीसरी बात हम करें
पोटेंशियल की। आप जानते हैं कि V इक्वल टू होता है अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC होल स्क्वायर, लेकिन रेजोनेंस पर XL और XC बराबर हैं। इसका मतलब IXL बराबर IXC, इसका मतलब VL और VC बराबर, तो V बराबर VR हो जाएगा। इसका मतलब सप्लाई वोल्टेज जो आपको नीचे सप्लाई में दिखाई देगा वो पूरा का पूरा रेजिस्टेंस पर दिखाई देगा। इनमें से कोई भी ये जो बातें मैं आपको लिखवा रहा हूँ तो आपको पहचानने में मदद करेगी कि सर्किट रेजोनेंस में है। जैसे अभी हमने रेजोनेंस अभी तक नहीं पढ़ा था, लेकिन अगर हम ऊपर वाला जो इस क्वेश्चन की हम बात करें जो कई बच्चों ने मुझसे मैसेज में पूछा था, जो हमने अभी डिस्कस किया यहाँ पर, तो आप देखिए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये रहा क्वेश्चन कि इट इज फाउंड दैट पोटेंशियल एट रेजिस्टेंस कितना वोल्ट था, 10 वोल्ट, और सप्लाई भी कितनी थी, 10 वोल्ट। इसका मतलब ये क्वेश्चन रेजोनेंस का था। तो अगर आप ये सब प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं तो आपको रेजोनेंट सर्किट पहचानने में हेल्प मिलेगी, इसलिए आप इन बातों को ध्यान से पढ़िएगा। चौथी बात, पावर कंजम्पशन की हम बात करें जनरल सर्किट में एवरेज पावर कंजम्पशन जो होता है वो IRMS स्क्वायर इंटू Z होता है। लेकिन रेजोनेंस पर क्योंकि Z की वैल्यू R के बराबर है तो पावर कंजम्पशन IRMS स्क्वायर R के बराबर होगा या फिर VRMS स्क्वायर बाय R के बराबर होगा। क्योंकि करंट मैक्सिमम होती है तो रेजोनेंस पर पावर कंजम्पशन मैक्सिमम होगा। At resonance, power consumption in circuit is maximum. और ये मैक्सिमम पावर कंजम्पशन IRMS स्क्वायर R के या VRMS स्क्वायर बाय R के बराबर होगा। पांचवी बात, हम बात करते हैं पावर फैक्टर की। पावर फैक्टर जो होता है वो cos फाई होता है। जब आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, जो हमने बनाना सीख रखा है, राइट एंगल ट्रायंगल में बेस में रेजिस्टेंस होता है और x यानी कि रिएक्टेंस जो XL XC या XL माइनस XC परपेंडिकुलर पर और हाइपोटेनियस में Z होता है। तो अगर आप इस ट्रायंगल का cos फाई कैलकुलेट करेंगे बेस बाय हाइपोटेनियस तो ये आएगा R बाय Z। इन जनरल लेकिन रेजोनेंस पर तो आपने देखा Z खुद R के बराबर है, तो cos फाई की वैल्यू 1 हो जाएगी और ये cos की मैक्सिमम वैल्यू है,
यानी कि पावर फैक्टर भी मैक्सिमम होता है रेजोनेंस पर। ठीक है। छठी बात कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि रेजोनेंस पर एक्सएल और एक्ससी बराबर है, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर होगा 1/LC। ओमेगा बराबर हो जाएगा 1/√LC। क्योंकि ये ओमेगा है तो इसे कहा जाएगा रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी और इसकी यूनिट होगी रेडियन पर सेकेंड। इससे आप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओमेगा बराबर 2πf होता है, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो आएगी ओमेगा बाय 2π, तो वो हो जाएगी 1/2π√LC। वन बाय 2π√LC इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और इसकी यूनिट होगी हर्ट्ज। तो ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है जो एल और सी पर डिपेंड करती है। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो है ये सर्किट में और किसी भी फैक्टर पर डिपेंड नहीं करती सिवाय एल और सी पर। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस। कई बार कंफ्यूजन करने में आपको दिया जाता है कि एक रेजोनेंट सर्किट है, हमने उसका रेजिस्टेंस आधा कर दिया, अब बताओ रेजोनेंस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस में आप कितना भी चेंज करेंगे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर कोई चेंज नहीं आएगा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी उतनी की उतनी ही रहेगी। ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं और वैल्यूज़ हैं जो आपको याद रखनी है रेजोनेंस पर। पूरा का पूरा लेक्चर आज रेजोनेंस पर ही है। इसका थर्ड पार्ट जो आता है वो आता है ग्राफ रेजोनेंस पर। दो इंपॉर्टेंट ग्राफ होते हैं इसके अंदर। पहला जो पार्ट होता है वो करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच में होता है। करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच में जो ग्राफ आएगा जिसमें करंट को लिया जा रहा है y एक्सिस पर और फ्रीक्वेंसी को लिया जा रहा है x एक्सिस पर, और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की भी तो कोई ना कोई वैल्यू होगी ही होगी। तो ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। आपने देखा कि रेजोनेंस पर करंट मैक्सिमम होती है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ लिखवाया था अभी कि रेजोनेंस पर करंट मैक्सिमम होती है, ये रहा। इसका मतलब रेजोनेंस से पहले और रेजोनेंस के बाद करंट मैक्सिमम करंट से तो कम ही रहेगी। तो करंट का जो ग्राफ होता है वो इस तरह से आता है। और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर करंट मैक्सिमम होती है और इस मैक्सिमम करंट की वैल्यू ERMS/Z होती है।
ठीक है ना। इसमें इस ग्राफ में आपको दिख रहा है कि ये जो पार्ट है ERMS बाय आर, रेजोनेंस पर करंट ERMS बाय आर होती है। इसका मतलब इसका ये जो पार्ट है, पीक वाला जो पार्ट है, मैक्सिमम करंट जो है यहाँ से लेके यहाँ तक जो मैक्सिमम करंट आपको दिख रही है, ये पार्ट, दिस पार्ट इज इक्वल टू आई मैक्सिमम, यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट, और ये आई मैक्सिमम जो है वो ERMS बाय आर है। इसका मतलब जैसे जैसे ये आर को आप बढ़ाएंगे तो मैक्सिमम करंट जो होगी वो कम होती जाएगी। फ्रीक्वेंसी पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि आप जानते हैं अभी मैंने लिखवाया कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो अगर आपने रेजिस्टेंस को कम कर दिया तो करंट बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया तो ये करंट कम हो जाएगी। जैसे कि अगर आपने रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया तो ये करंट कुछ इस टाइप से आएगी, यानी कि अगर ये येलो वाला ग्राफ जो आपने पहला ग्राफ बनाया था, ये पहला ग्राफ जो आपने बनाया था वो आर रेजिस्टेंस पर बनाया गया था, तभी तो यहाँ पर ये आर लिखा है। तो ये जो नीचे वाला ग्राफ बना है ये हायर रेजिस्टेंस पर बनेगा। यानी अगर इस पर रेजिस्टेंस आर डैश है तो आर डैश की वैल्यू जो है वो आर से बड़ी होगी, और अगर आपने रेजिस्टेंस की वैल्यू कम कर दी, आर से भी कम कर दी, तो ये करंट और बढ़ जाएगी। और ये जो ग्राफ आपको मिलेगा ये लो रेजिस्टेंस पर मिलेगा। तो अगर मैं 3 अलग अलग रेजिस्टेंस की बात करता हूँ यहाँ पर, सपोज कीजिए ये रेजिस्टेंस था R1, ये रेजिस्टेंस था R2 और ये रेजिस्टेंस था R3। तो आप देख रहे हैं कि इन तीनों रेजिस्टेंस पर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सेम मिलेगी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी, रेजिस्टेंस के कम करने या बढ़ने का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो इसकी पीक यानी कि मैक्सिमम करंट होगी वो डिक्रीज होती जाएगी। तो जिसमें करंट सबसे कम है वो रेजिस्टेंस सबसे बड़ा होगा। तो ऑर्डर जो आएगा यहाँ पर R3 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1, क्योंकि I3 इज लेस देन I2 इज लेस देन I1। तो जो मैक्सिमम करंट है उसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, तो ऊपर वाला जो पार्ट है वो लो रहेगा रेजिस्टेंस, और नीचे वाला जो पार्ट है वो ज़्यादा रहेगा। ठीक है। अगर रेजिस्टेंस से हम कंपेयर करते हैं यहाँ पर, ये करंट ले रहे हैं और फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं। तो अगर ग्राफ इस तरह से आता है, दो ग्राफ के हम कंपैरिजन कर रहे हैं, एक ग्राफ ये बना है और दूसरा ग्राफ ये बना है। तो ऊपर वाला ग्राफ जो है उसमें करंट ज़्यादा आ रही है, ये लो रेजिस्टेंस पर बना है, तो इसकी पीक आपको शार्प मिलेगी, तो इसे आप शार्प रेजोनेंस कहेंगे। और नीचे वाला जो ग्राफ है वो हाई रेजिस्टेंस पर बना है, क्योंकि इसमें करंट कम हो गई है। तो ये वाला जो ग्राफ है ये हाई रेजिस्टेंस पर बना है, और हाई रेजिस्टेंस पे जो ग्राफ बनता है उसे हम फ्लैट रेजोनेंस कहते हैं।
ये भी कई बार पूछा जा चुका है। इसका मतलब आप ये बोल सकते हैं कि जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे, करंट आई मैक्सिमम बढ़ती जाएगी और शार्पनेस भी बढ़ती जाएगी, और रेजोनेंस कहलाएगा शार्प रेजोनेंस। और जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, आई मैक्सिमम कम होता जाएगा और शार्पनेस कम होती जाएगी, फ्लैट रेजोनेंस या फ्लैटनेस बढ़ती जाएगी। ये कम करंट है और ये ज़्यादा करंट है। तो ज़्यादा करंट वाला जो रेजोनेंस होता है वो शार्प रेजोनेंस कहलाएगा, और कम रेजोनेंस वाला जो या कम करंट का जो रेजोनेंस है वो फ्लैट रेजोनेंस कहलाएगा। तो आप बोलेंगे सर अच्छा रेजोनेंस कौन सा माना जाता है? तो शार्प रेजोनेंस हमेशा फ्लैट रेजोनेंस से अच्छी क्वालिटी का माना जाता है, क्योंकि करंट ज़्यादा मिलेगी आपको। तो शार्प रेजिस्टेंस या शार्प रेजोनेंस is always better than flat resonance. Why? क्योंकि शार्प रेजोनेंस जो होता है, शार्प रेजोनेंस पर करंट भी ज़्यादा होगी, पावर कंजम्पशन भी ज़्यादा होगा। रेजोनेंस की जो शार्पनेस होती है, शार्पनेस of resonance is measured by a factor which is called quality factor. क्वालिटी फैक्टर से हमें इसकी शार्पनेस पता लगती है, और अगर क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा है, अगर क्वालिटी फैक्टर बड़ा है, ज़्यादा है, इसका मतलब रेजोनेंस शार्प है। शार्प रेजोनेंस है, इसका मतलब रेजिस्टेंस कम होगा। क्वालिटी फैक्टर अगर कम है, इसका मतलब फ्लैट रेजोनेंस होगा, और फ्लैट रेजोनेंस होगा, इसका मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी। सो वी कैन से दैट क्वालिटी फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो क्वालिटी फैक्टर बढ़ाने के लिए आपको रेजिस्टेंस हमेशा कम रखना पड़ेगा। जो मैंने बातें आपको बताई हैं, आप इन बातों को ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, तब आपको ये सारी बातें समझ में आएंगी। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन पर क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते रहे हैं, रेजोनेंस के हर पार्ट पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इन बातों को ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा और एक एक चीज़ का शॉर्ट नोट्स बनाइएगा और डीपीपी सॉल्व कीजिएगा। कल हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे, और अब हमारे पास में जो बचा है वो ये है कि हम क्वालिटी फैक्टर पता लगाएंगे, हम बैंड विड्थ पता लगाएंगे, रेजोनेंस का पार्ट फिर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद में हम पावर कंजम्पशन पढ़ेंगे सर्किट में, एसी सर्किट में, और फाइनली हम पढ़ेंगे वाटरलेस करंट। तो आपने देखा होगा सिंपल चैप्टर है, मैथमेटिकली बेस्ड अच्छा चैप्टर है, ठीक है ना। और फिर हम कुछ डीपीपी की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो इन बातों को आप पढ़िएगा, कीजिएगा, ठीक है ना। सारी बातें नोट कीजिएगा, और रेजोनेंस की क्या क्या कंडीशन हमने पढ़ी हैं, उन सभी कंडीशन पर ध्यान से चिंतन और मनन कीजिएगा। डीपीपी में क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे क्वालिटी फैक्टर के भी, और शार्पनेस
ऑफ रेजोनेंस, फ्लैटनेस ऑफ रेजोनेंस। तो इनके क्वेश्चंस आप आज कीजिएगा और कल मुझे मैसेज कीजिएगा। अगर कोई डाउट होगा तो उसको ज़रूर क्लियर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।